नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार के सियासी संग्राम में राजनीतिक दलों ने तीसरे दौर के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के साथ पार्टियों में बैठकों का दौर भी जारी है, जिसमें भावी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही 81 सीटों पर अब तक हुए मतदान के बाद पार्टियां जीत हार के समीकरणों की माथापच्ची में मशगूल हैं। महागठबंधन और एनडीए जीत के दावे कर रहा है, तो चुनावी मैदान में जोर आजमा रहे दूसरे दल सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की बात अभी से करने में लगे हैं। हालांकि किसका दावा कितना पुख्ता है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बाकी बचे 3 दौर के मतदान में बिहार का राजनीतिक रण अब और भी दिलचस्प हो चला है। और इसी बीच चुनाव आयोग भी सूबे का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहा है, तो पार्टियां आपत्तिजनक बयानों पर आयोग से सख्ती बरतने की मांग कर रही हैं। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि राजनीतिक दलों की जानिब से विवादित बयानों की बयान बदस्तूर जारी है। चुनावी रण में पुराने खत भी उछाले जा रहे हैं। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ बुनियादी मुद्दों पर भी होगी बात। हम आपको सीवान के मुद्दे और वहां के सियासी समीकरण भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया बिहार में एनडीए की जीत का दावा, कहा सभी वर्गों का मिल रहा है समर्थन, महागठबंधन पर भी साधा निशाना। तीसरे दौर के प्रचार में तेजी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ताबड़तोड़ रैलियां, केंद्रीय मंत्रियों की भी जनसभाएं। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन, बाकी 3 दौर के मतदान की तैयारियों का ले रही है जायजा। राजनीतिक दलों ने आयोग को दिए सुझाव। 5वें दौर के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन, 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान, 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह दावा किया है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी। 2 चरणों के मतदान के बाद अमित शाह का यह बयान आया है। मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि युवा और महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाह ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और ये दावा किया है कि एनडीए को सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसमें किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। बिहार में अभी 3 और चरणों में मतदान होने हैं। जो लोग इस चुनाव को भटकाने का प्रयास करते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि 90 नहीं है, 2015 है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बिहार की जनता इन सब चीजों से ऊपर उठ गई है। और अगले चरणों के चुनाव प्रचार को लेकर कल पटना में एनडीए की एक बैठक भी हुई है और इस बैठक में एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में यह तय किया गया कि एनडीए के नेता विकास का मुद्दा लेकर ही जनता के सामने जाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोग जो है, जो ठगबंधन है, जो लठबंधन चल रहा है, ये लोग जो है माहिर हैं जो है गलत र्यूमर फैलाने में। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और बिहार में 2 दौर की वोटिंग के बाद तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ब्रह्मपुर और पालीगंज में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष की आरा में भी 2 जनसभाएं होंगी। कई केंद्रीय मंत्री भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मोतिहारी और सिवान में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर महागठबंधन की अगर बात करें तो उसने भी तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्थावा, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, बख्तियारपुर और फुलवारी शरीफ में रैलियां करेंगे। तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सारण में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे।
सीधे पटना का रुख करेंगे। शिशिर चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, अभी कुछ ही देर पहले अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने इसमें जीत का दावा किया है। कल देर रात एनडीए की बैठक भी हुई थी और इससे पहले भी नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को ये नसीहत दी गई कि इस तरह की बयानबाजी न करें जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट चुनाव पर पड़े। बीजेपी एनडीए अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो अमित शाह जी की पीसी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बहुत विलंब किया पीसी करने में। चूंकि जब से वो पटना में आए हुए थे, वो होटल में बैठक कर रहे थे, सारी सीटों का अपने हिसाब से आकलन कर रहे थे। लोगों को जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ भी कल रात को बैठक किया है। कुल मिलाकर अगर कहें तो अमित शाह ने जो आज पीसी की है, उन्होंने दावा किया है कि पहले चरण के 49 सीटों में उनको 32 से 34 सीटें मिलेंगी और दूसरे चरण के 32 सीटों में वो 20 से 22 सीट जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन ये जो पीसी हुई है अमित शाह, जो बातें उन्होंने कही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वो अपना हौसला अफजाई के लिए बात कर रहे थे। और जो एनडीए की बातें आ रही हैं, जो अंदर से रिपोर्ट अंदर खाने की आ रही है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पे, अपनी रणनीति पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। और तभी एक जो अहम बैठक हुई और नेताओं को, खासतौर से अपने जो केंद्रीय मंत्री हों या फिर जो पार्टी के नेता हों, उनको हिदायत दी गई है कि वो बयानबाजी से बचें। जब अमित शाह से ये सवाल पूछा गया साक्षी महाराज के बयान के बारे में कि अगर बीजेपी की हार होती है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह जिम्मेवार नहीं होंगे, बिहार के नेता या बिहार की जनता जिम्मेवार होगी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। साक्षी महाराज ने सफाई भी दे दी है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो लोगों को एक चेताया गया है, आगाह किया गया है कि आप ऐसे बयान न दें जिससे जनता में भ्रामक स्थिति फैले या फिर किसी भी तरीके का एक भ्रम पैदा हो जिससे कि मतदाताओं के मन में दुविधा की स्थिति आए। दूसरी बात यहाँ ये भी एक बताना चाहूंगा कि जो मांस और बीफ की बात थी, उस पर अमित शाह ने साफ कहा कि हमने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इस पे खेद जरूर प्रकट किया था कि इस तरीके से भावनाओं को आहत नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो पूरी पीसी का आप लब्बो लुबाब देखेंगी तो उसमें साफ तौर पर नजर आएगा कि महादलित, दलित, किसान, अति पिछड़ा, पिछड़ा और महिलाओं, साथ में युवाओं पर जोर दिया गया। तो कहीं न कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको भी टारगेट पे रखा गया, उनको, उन मतदाताओं को जो बीजेपी को उम्मीद थी कि वो उनके साथ जुड़ेंगे रामविलास पासवान या जीतन राम मांझी के माध्यम से, ऐसा होता शायद नहीं दिख रहा है। इसीलिए पूरी की पूरी ताकत लगाई गई, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके इर्द गिर्द ही घूमती रही। जी शिशिर, मेरा दूसरा सवाल आपका से चुनाव आयोग के दौरे पर है, 2 दिन के दौरे पर है। आज मुजफ्फरपुर जाने वाली है चुनाव आयोग की टीम। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या जो त्योहारों का चूंकि सीजन है, उसके तहत भी कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और खासतौर पे नेताओं को ये कहा गया है कि जो कार्यक्रम है त्योहार के, उसका लाभ राजनीतिक उद्देश्य से ना, उसका इस्तेमाल ना करें, वहां पर इस तरह की कोई बयानबाजी ना करें, ऐसे कोई निर्देश दिए गए हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जो चुनाव आयोग है वो इन चीजों का संज्ञान ले रहा है कि जो भी नेता जाते हैं वो मंच से उतरने पे या मंच के माध्यम से अगर ऐसा कोई बयान देते हैं जिससे कि समाज में द्वेष फैले या फिर उन चीजों का एक समाज के विपरीत कोई असर हो, उसके लिए बार बार उनको चेताया जा रहा है। 2 नेताओं पे, जैसा कि आपको पहले से पता है कि सुशील मोदी और लालू यादव पे पहले ही FIR भी दर्ज हो चुका था लुभाने की बात करने को लेकर। तो निश्चित तौर पे जो चुनाव आयोग की टीम है वो, और जो तीसरे चरण में चुनाव होना है, यहाँ पर धन बल का प्रयोग ज्यादा हो सकता है, पैसों का लेन देन ज्यादा हो सकता है। इसके मद्देनजर भी पूरी चौकसी रखी जा रही है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो जो एरिया है, किन एरियो में मतदाताओं को रिझाने का काम किया जा सकता है या मतदाताओं को लुभाने का काम किया जा सकता है, उस पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो धन के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो काफी मजबूत माना जाता है। और साथ ही जो मतदान की स्थिति है, जो मतदान की जोश देखा जा रहा है लोगों में मतदान करने के प्रति, उसको और बढ़ाने की, एक रिकॉर्ड कायम करने की चुनाव आयोग की कोशिश है, जो कि पूरे देश के लिए एक प्रमाण के तौर पे सामने आया कि बिहार में किस तरीके से लोगों ने परिवर्तन के लिए या फिर अपने मताधिकार को समझते हुए मतदान किया था। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की काफी कोशिश है। बाकी के जो 3 चरण बचे हैं उस पर चुनाव आयोग की नजर है कि उसे सफलतापूर्वक संपन्न करा जाए। से लेकर जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है।
नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू कभी भी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है और ना ही उसे कभी भारी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार को सलाह देने की बजाय अपनी पार्टी पर काम करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रचार से वो घबरा गए हैं। सिर्फ लालू जी कभी तावीज दिखाते हैं, कभी जादू टोना की बात करते हैं, कभी कहते हैं कबूतर की हत्या कर देंगे। और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए अब बिहार में जंगल राज नहीं आने देगी। उन्होंने लालू प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता उन दिनों को भूल नहीं पाई जब बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और बीजेपी ने बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर एक बार फिर जोर देते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब 23 साल पुरानी चिट्ठी को सार्वजनिक करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि इस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और नौकरियों में एक जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस खत को विज्ञापन के तौर पर सूबे के प्रमुख अखबारों में छपवाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पाटलिपुत्र में एक रैली में एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टी में जगह दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए के सवाल का एक बार जवाब देते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बिहार में आकर कहते हैं कि डीएनए में गड़बड़ी है। बीजेपी में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को जगह दी जा रही, ये किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है बीजेपी का हाल। और पटना सिटी के दीदारगंज में लालू यादव की एक सभा में नाराज आरजेडी कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता इतना नाराज हो गया था कि लालू प्रसाद के सामने ही शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगा। बताया जा रहा है कि मंच पर जगह नहीं मिलने से भोला नाम का ये कार्यकर्ता नाराज हो गया। हालांकि बाद में बीच बचाव करने के बाद उसे शांत कराया गया। इस रैली में लालू प्रसाद ने आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं पटना का। शिशिर चौबे हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शिशिर, तीसरे चरण के लिए जाहिर तौर पर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। अब आगे भी उनकी कई सारी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। प्रचार को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। अपना सवाल दोहराएंगी? शिशिर, मेरा सवाल तीसरे चरण के प्रचार को लेकर है। सभी पार्टियां, महागठबंधन, एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आगामी प्रचार को लेकर आपसे मेरा सवाल है। निश्चित तौर पे देखिए, अब तक जितने 2 चरणों में मतदान हुए हैं वो सीटें कम थी। ये उन 2 चरणों से 1 सीट ज्यादा 50 सीटों पे तीसरे। दुर्गा पूजा को लेकर भी काफी नेता थोड़े से अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी किसी भी मौके को छोड़ने की कवायद में नहीं हो, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए के नेता हो। दशहरा जो है बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इसके जो पंडाल लगाए जा रहे हैं पटना में, उनमें भी कुछ झांकियां मिल रही हैं नेताओं के पोस्टरों की, या फिर कहें कि जो पंडाल बनाया जा रहा है उसमें भी कहीं न कहीं वो पॉलिटिकल रंग भी दिख रहा है इन पंडालों में। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, उनको कहीं न कहीं से प्रभावित किया जाए। और जहां तक ताबड़तोड़ दौरे की बात करें तो 28 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है। वो पटना और पटना के आसपास के इलाकों में जो मतदान होना है उसके लिए जो नेता है वो लगातार, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो आज वो 7 से 8 रैली करेंगे। लालू यादव भी ताबड़तोड़ रैलियों को कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपने लगभग 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर और खुद अमित शाह भी कल यहाँ वापस आ चुके हैं बिहार में, इसी चीजों का जायजा लेने के लिए कि कौन कितनी रैली कर रहा है और कितना ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो तीसरे चरण का जो 2 चरणों का
मतदान हुआ है उसमें दोनों पार्टियां अपनी अपनी दावा कर रही हैं कि सरकार उनके पक्ष में बनेगी और मतदाता जो हैं वो उनके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन तीसरे चरण का चुनाव इस मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो तीसरे चरण में लीड ले लेगा वही आगे अपनी बढ़त बनाए हुए रहेगा और बिहार में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में होगा। इसलिए महागठबंधन और एनडीए कोई भी मौका इसमें चूकना नहीं चाहती है, कोई समय गंवाना नहीं चाहती है और ताबड़तोड़ अपने नेताओं को क्षेत्र में उतारने का काम कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष हमसे बातचीत करने के लिए। इस प्रचार अभियान पर अपनी नजर आप बनाए रखिए, आपसे आगे अपडेट हम लेंगे। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग की टीम आज मुजफ्फरपुर का दौरा करने वाली है और इस दौर में चुनाव आयोग की टीम बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिया। बैठक में राजनीतिक दलों ने भी सुझाव रखे। पार्टियों ने दशहरा और दुर्गा पूजा के दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की अपील की। बीजेपी ने चुनाव मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर जोर दिया है। वहीं जेडीयू ने राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया। एनसीपी ने आपत्तिजनक बयानों पर फौरी रोक लगाने की मांग की है और इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के गृह सचिव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक के साथ मतदान के दौरान सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। तो वहीं आयकर और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव के दौरान जब्त किए गए काले धन पर भी चर्चा की। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। तो आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को इसके लिए अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए गए थे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम जो है वो पूरा हुआ था। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इसमें 5 नवंबर को 5वें दौर के लिए वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान का काम जो है वो पूरा हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा और 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिवान के सियासी समीकरण। बीते कुछ दिनों से देश भर में साहित्यकारों की नाराजगी सुर्खियों में है। हमारे लेखक साथी मारे गए, हम उनके लिए रोना चाहते हैं। आज़ादी छीनी गई है, छीनी जा रही है और ये कोई अभी से नहीं हुआ, ये लंबे अरसे से हो रहा है। अगर आप कहें कि ये जो हो रहा है, अगर किसी का मर्डर हुआ है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तब तो मैं आपके साथ हूं। पूरी लड़ाई को असहिष्णुता के खिलाफ करने की जगह नरेंद्र मोदी के खिलाफ और संघ के खिलाफ कर रहे हैं। आप सीधे सीधे मोर्चा खोलिए। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। जिस विचारधारा के चलते हुए गोली चल रही है वो गोली लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, उस मानसिकता की बात हो रही है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। बिहार में पोस्टर को लेकर एक बार फिर से सियासी जंग जो है वो अपनी चरम पर है। पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटने के बाद अब पार्टी के प्रदेश नेताओं के पोस्टर जगह जगह पर लगने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है, जबकि बीजेपी ऐसी बातों से साफ इनकार कर रही है। एक तरफ शिकायत के बाद पटना एयरपोर्ट से पीएम और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटे, तो दूसरी ओर जगह जगह पोस्टरों पर अब बीजेपी के स्थानीय चेहरे देखे जाने लगे हैं। अब ये दफातन हो या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा, राजनीतिक विरोधी चुटकी ले रहे हैं। उन्होंने स्थानीय चेहरों को इसलिए खड़ा किया है ताकि हार का ठीकरा उनके सर पे पड़े और महफूज रखे मोदी जी अमित शाह को। ये रक्षा कवच बनाने की तैयारी है भाई। पोस्टर बदलने लगी, चुनावी रैलियां रद्द करने लगी,
चुनाव के बीच में आकर के रणनीति बदलने से जनाधार आपको नहीं मिलेगा। हार की जिम्मेदारी जो बेचारे गरीब हमारे बिहार के भाजपा नेतागण हैं उन पर देने की तैयारी हो रही है। हालांकि एनडीए इसे विरोधियों का शिगुफा करार दे रही है और इसे महज रणनीति का एक हिस्सा बता रही है। लोग मोदी जी को साथ देंगे, बीजेपी को साथ देंगे, ये हमारा विश्वास है। बाकी छोटी मोटी इश्यूज के बारे में ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोशिश चल रही है, मगर लोग जो समझदार है। ये तो चुनाव की रणनीति का पार्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन बिहार का जहाँ तक सवाल है, हम हैं बिहार के नेता, हम सब लोग हैं। कई तरह के पोस्टर छपते हैं चुनाव में और उसमें अलग अलग समय पर छपता है, ये स्ट्रेटजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पीएम के पोस्टर मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और नोटिस का उचित जवाब न देने की सूरत में एयरपोर्ट प्रबंधन के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल महागठबंधन ने इन पोस्टरों पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग के आदेश पर इन्हें हटा लिया गया था। शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी। और बिहार विधानसभा चुनाव की 1/3 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब तक 81 सीटों पर पिछली बार की तुलना से ज्यादा वोटिंग हुई है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़े मत प्रतिशत को अपने पक्ष में बताने की होड़ सी लग गई है। एनडीए से सत्ता में बदलाव की लहर बता रही है, तो महागठबंधन का ये कहना है कि नीतीश सरकार के काम से उत्साहित लोगों ने मत प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव में मतदाता उमड़ पड़े। उत्साह का आलम यह था कि पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले चरण में 2010 की तुलना में करीब 4% और दूसरे चरण में 3% ज्यादा वोट पड़े। खास बात ये रही कि महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मतदाता किसके लिए निकले। महागठबंधन कह रहा है कि दलित पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा। महागठबंधन बहुत निर्णायक बहुमत के साथ वापस आया। बीते 20 वर्षों में मैंने कम से कम दलितों, पिछड़ों, सवर्ण गरीबों की ऐसी गोलबंदी कभी नहीं देखी और वो प्रथम चरण में परिलक्षित हुआ। द्वितीय चरण में और भी बेहतर ढंग से सामने आया। जो प्रथम चरण का ट्रेंड है वो दूसरे चरण में और गहराता जा रहा है महागठबंधन के। जबकि बीजेपी का कहना है कि लोगों ने सत्ता में बदलाव के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। एनडीए ने विरोधी गठबंधन पर भारी बढ़त हासिल की है। बिहार की जनता की जो व्याकुलता है इस सरकार को अविलंब सत्ता से हटाने का, उस व्याकुलता ने ही इस मत प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया है। जानकारों की माने तो एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जोरदार प्रचार ने लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ही तरफ से व्यक्तित्व की मुखरता और उसका आकर्षण लोगों के बीच, इसने काफी लोगों को एग्रेसिव तरीके से वोट करने को प्रोत्साहित किया है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष के लिए तो फिलहाल 8 नवंबर तक नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने ये कहा है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार में विश्वास दिखाएगी। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको बिहार की जनता खारिज करेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की राजनीति सौहार्द की रही है। क्या लगता है, बिहार में परिवर्तन की जरूरत है या फिर एक बार नीतीश कुमार? मेरे ख्याल से देश के परिवर्तन की जरूरत है और वो परिवर्तन बिहार से होगा। देश की जनता मानती है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है और यहाँ परिवर्तन पर मोहर लगेगी। नीतीश की सरकार दोबारा आएगी। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो गरीब तबका था, जो कभी भी झोला लेकर खड़ा हो जाता था चुनाव लड़ने में, वो अब चुनाव लड़ पाएगा? जिस तरीके से प्रचार की सामग्री बन रही है। हमने सुना है कि बीजेपी के जितने भी धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं वो अपने अपने जहाज़ों से यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया लेकर बैठ गए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि बिहार की जनता बहुत अना वाली है। वो अपने आप को शायद
जब देखेगी कि हमें को खरीदने आ रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेज नीतीश कुमार हो गया है, चूंकि बिहार में कोई उनका लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस विचार के साथ में है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बेशक गिनतियों से नहीं होता, सोच से जो है जिस विचार को, जो महात्मा गांधी का विचार है। और आज जो है अगर वो जेडीयू हो या अगर वो आरजेडी हो तो वो भी उसी गांधी को मानने वाले हैं। इस बार क्या लगता है युवा किधर जाएंगे? युवा समझदार है। जब युवा की बात करते तो युवा ऊर्जावान होता है। जवान जो है हमेशा ये देखता है कि उसके लिए मेरे समाज में मेरा क्या कर्तव्य है, और इस समाज के अंदर बिहार के लिए अगर उसके साथ 2014 में धोखा हुआ है तो उस धोखे का बदला लेगा। बिहार के सीवान जिले में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के साथ कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। सीवान वैसे तो आरजेडी का गढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय लोग अब चुनाव में विकास की आस में मतदान की तैयारी में हैं। 8 विधानसभा सीटों वाले सीवान में चौथे चरण के तहत 1 नवंबर को मतदान होना है। सीवान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के रूप में पहचाना जाता रहा है, लेकिन बाद में यह जिला यहां से आरजेडी सांसद रहे और कई अपराधों में जेल की सजा काट चुके शहाबुद्दीन की वजह से चर्चा में रहा। सीवान में दाखिल होने पर कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे मुखर रूप से नजर आता है। हालात कुछ बदले हैं, लेकिन इसके पहले जो हालात थे, कब किसकी हत्या कर दी जाएगी और सीवान शहर में कब बम का प्रहार हो जाएगा। दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, वीरान लगता था सीवान, लोग यहाँ आने से डरते थे। बिहार के पश्चिम में स्थित इस जिले में समस्याओं की कमी नहीं है। न यहाँ अच्छा अस्पताल है, न सड़कें और न ही रोजगार, लेकिन चुनाव आते आते जाति का मुद्दा इन सब पर हावी हो जाता है। विकास के मामले में भी सीवान काफी पीछे रहा। सीवान में पूर्व में भी कई औद्योगिक इकाइयां जन्मती थी, जिसको चलाने के लिए, जिसको संचालित करने के लिए, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास सीवान के किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं किया। 8 विधानसभा सीटों वाले सीवान में 2010 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से समीकरण बदल गए हैं। इंडस्ट्रीज के लिए हमारी सरकार ने काफी प्रयास भी किया है, और जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उसमें सरकार ने काफी प्रोत्साहन किया है। कोई भी सरकार रही हो, इस क्षेत्र के प्रति और इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है और इसके से थोड़ा भी चिंतित नहीं रही है। सीवान जिले में करीब 16 लाख मतदाता है, जिनमें ज्यादा संख्या किसानों की है, और उनकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल। जनता इस चुनाव से जिले की किस्मत बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। पूर्वी बिहार के मधेपुरा जिले में बिजली सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ छात्र पढ़ने के लिए और किसान सिंचाई के लिए बिजली से महरूम हैं, और यही वजह है कि इस बार यहाँ जनता बिजली को लेकर राजनेताओं से पिछले 10 सालों का हिसाब लेने के मूड में नजर आ रही है। बिहार के मधेपुरा जिले में आज भी लोग बिजली की एक झलक पाने को मोहताज हैं। छात्र लालटेन में पढ़ाई करने को विवश हैं, तो दूसरी ओर पंपिंग सेट और बोरिंग मशीन बिना बिजली के बंद हैं, जिससे किसान परेशान हैं। आलम यह है कि किसान निजी पंप मालिकों को 2 गुना किराया देकर सिंचाई करने को मजबूर हैं। 2 पोस्ट के लिए अभी तक बिजली नहीं है हमरा गांव में। अब विधानसभा चुनाव आते ही लोग सड़कों पर हैं। नेताओं को भी प्रचार में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता इस बार पिछले 10 सालों का हिसाब मांगने के मूड में है। पिछली बार मधेपुरा विधानसभा सीट से आरजेडी के चंद्रशेखर चुनाव जीते थे, लेकिन नेताओं के भी अपने अपने दावे हैं। यहाँ बिजली के अभाव में काफी कठिनाई हो रही है, और यहाँ अगर ये बोरिंग चालू हो जाती तो यहाँ 500 एकड़ जमीन का पटवन ढंग से होता। बिजली अगर रहती तो बिजली के चलते जो स्टेट बोरिंग बना हुआ है, जो पीएचडी का जो बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ है, आज वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। तो उधर प्रशासन के भी अपने अलग तर्क है। नहीं, बिजली के लिए जो कार्यक्रम है वो ऑलरेडी पूरा तैयार पहले ही किया जा चुका है। 4 विधानसभा सीटों वाले मधेपुरा जिले में 5वें यानी आखिरी चरण के तहत 5 नवंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इन खबरों के साथ इतना ही। नमस्कार।